वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम डाक यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं? अलजेब्रिक कंप्यूटेशन, फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, स्ट्रिंग मैचिंग। इसके 4th मेथड है, 4 मेथड है, वो हमें कंप्लीट करने हैं। एंड थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम एंड रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम। तो ये यूनिट छोटी है तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक कंप्यूटेशन। अलजेब्रिक कंप्यूटेशन क्या होता है? जैसे हम अलजेब्रिक इसी वर्ड से समझ पा रहे हैं कि कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे, उनको हमें क्या करना है? कंप्यूट करना है। ठीक है। Algebraic computation deals with evaluating mathematical expressions that uses operations like addition, subtraction, multiplication, division and powers. तो algebraic expressions क्या है? ये mathematical expressions को evaluate करने के लिए डील करता है। वो expressions क्या क्या हो सकते हैं? वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे addition हो गया, subtraction हो गया, multiplication, division या powers। इट ट्रीट्स ईच अलजेब्रिक ऑपरेशन, जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है सबको एक सिंगल बेसिक स्टेप की तरह ट्रीट करता है या फिर उनको यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन की तरह ट्रीट करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंप्लीट साइंटिफिक कंप्यूटेशन व्हेन प्योरली मैथड्स फेल। जब प्योरली मैथड फेल हो जाते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का यूज़ करते हैं साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए। तो ये होता है अलजेब्रिक कंप्यूटेशन। देन सेकंड टॉपिक आता है फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। कि फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक इफ़िशिएंट एल्गोरिथम है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। फास्ट की जगह पे क्या थी? डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, डीएफटी। तो ये थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ज़्यादा थी, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी। तो जो हमारी क्या थी, डिजिटल वाली थी, वो क्या कर रही थी? वो एनालॉग वगैरह, सिग्नल वगैरह पे वर्क कर रही थी। लेकिन फिर आई उसको इफ़िशिएंट बनाने के लिए फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या कर रही थी? डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच पे वर्क कर रही थी। इट वर्क्स यूजिंग ए डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच। और इसने क्या करी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से रिड्यूस करके ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन कर दी। तो ये था फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, ये क्या करेगी? डीएफटी को, जो हमारा डिजिटल वाला था, उसको सबसे पहले ब्रेक करा स्मॉलर पार्ट्स में। ठीक है। अब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो उनका इनपुट्स थे, इट डिवाइड्स द इनपुट इनटू इवन इंडेक्स्ड एंड ऑड इंडेक्स्ड एलिमेंट्स। उसने उनके इनपुट को इवन और ऑड के फॉर्म में डिवाइड कर दी। देन आया, फिर उसके बाद क्या किया? कंप्यूट किया उसका डीएफटी। हर पेयर का क्या कंप्यूट किया? डीएफटी। ठीक है, डिजिटल फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब उनको कंबाइन कर दिया, क्या करने के लिए? एक फार्मूला बनाने के लिए, यूज़ फार्मूला का यूज़ करके उनको कंबाइन कर दिया। तो वो क्या था? डीएफटी। तो सेम डीएफटी की तरह है, लेकिन उसका एफिशिएंट वर्जन आ गया, क्या? फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये हमारा होता है फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? जैसे सिग्नल को प्रोसेसिंग करने के लिए, इमेज को प्रोसेसिंग करने के लिए, या फिर फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इंटीजर्स है और उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये उसके लिए फास्ट मेथड है, फास्ट फ्यूरियर मेथड। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग मैचिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। इन 4 मेथड्स में से किसी भी एक मेथड से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। तो स्ट्रिंग मैचिंग क्या है? स्ट्रिंग मैचिंग एक एल्गोरिथम है जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम। तो ये क्या करता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें एक पैटर्न को क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। ठीक है। एक स्ट्रिंग दे दी ABCDEFG। अब उसमें पैटर्न दे दिया EF। अब हमें वो पैटर्न मैच करना है EF की, वो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिंग मैचिंग। इसके लिए मेथड्स क्या क्या होते हैं? 4 मेथड्स होते हैं। नेव स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, देन रॉबिन कार्प एल्गोरिथम, फाइनाइट ऑटोमेटा स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम जो हम पढ़ते हैं। ठीक है। नूथ मॉरिस प्राट एल्गोरिथम। ठीक है। तो ये कितनी होती हैं? 4 मेथड होते हैं। तो हम अपने फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। ये सबसे बेसिक और सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है, जो हमारे चारों मेथडों में सबसे ईजी मेथड है ये।
ठीक है। ये क्या करता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लेगा पैटर्न में से, एक कैरेक्टर लेगा टेक्स्ट में से, दोनों को क्या करेगा, दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगा। अगर इट डज़ नॉट यूज़ एनी प्री प्रोसेसिंग और शॉर्टकट्स, ये किसी प्रोसेसिंग का यूज़ नहीं करता है, किसी शॉर्टकट का यूज़ नहीं करता है। ये क्या करता है, एक पैटर्न दे रखा होगा आपको, एक टेक्स्ट दे रखा होगा, तो पैटर्न को टेक्स्ट से मैच करेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी नेव स्ट्रिंग मैथिंग। अब इसकी एल्गोरिथम होती है, तो इसकी एल्गो क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें टेक्स्ट लेना है टी और पैटर्न लेना है पी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। दोनों की लेंथ फाइंड करनी है कि टेक्स्ट की लेंथ कितनी है n और p यानी कि पैटर्न की लेंथ कितनी है m। अब हमें i पोजीशन से स्टार्ट करना है और n माइनस m पोजीशन तक चलना है, कंपेयर करते चलना है पैटर्न को। ठीक है, टेक्स्ट से यानी कि p और टेक्स्ट को कंपेयर करते चलना है। अगर जो हमारे कैरेक्टर हैं वो मैच हो जाते हैं तो क्या कर देंगे, हम पोजीशन बता देंगे कि किस पोजीशन पे मैच हुए हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, पैटर्न को 1 बाय 1 शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास टी है, टी यानी कि एक टेक्स्ट है, और एक पी यानी कि क्या है, हमारे पास एक पैटर्न है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को, जो डार्क लाइन है उसको एक्सेप्ट से शो कर रहे हैं ताकि इजीली समझ में आए, और ऐसे जो जिगजैग वाली लाइन है उसको रिजेक्ट से कर रहे हैं। तो टी लिखा ACAABC। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्या है, पी है, तो दोनों को मैच करेंगे, इसके इंडेक्स को इसके इंडेक्स से। तो ए अभी एस की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम सिर्फ जो शिफ्ट करेंगे वो किसकी, टी की वैल्यू शिफ्ट करेंगे, ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही चलेंगे। तो इसकी ए है, इसकी ए है, मैच हो गई, तो मैचिंग का लाइन ड्रॉ कर लिया। देन शिफ्ट हो जाएगी ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी। अब इसकी वैल्यू सी इसकी सेकंड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, क्या सी इक्वल्स टू ए है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, जिगजैग वाली लाइन, ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आ गई एस की वैल्यू 1। अब शिफ्ट होके इस पे वैल्यू आ जाएगी सी पे, ए हमारा क्या हो गया, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सी की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे, क्या सी की वैल्यू इससे कम, क्योंकि हम इसको शिफ्ट करते चलेंगे। ठीक है, क्या सी की वैल्यू ए से मैच हो रही है, नहीं, सी इक्वल्स टू ए नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब एक और +1 कर देंगे आई की वैल्यू, यानी कि अब किस पे आ गई, 2 पे, यानी कि ए पे आ गई। अब ए पे इस थर्ड पोजीशन पे आएगी, सेकंड यानी कि एस की वैल्यू 2 पे। तो अब इस पे चेक करेंगे, ए सेम है, तो अगर सेम है तो हम क्या करते हैं, +1 इसकी वैल्यू को भी और इसकी वैल्यू को भी। अब इसकी वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू दोनों मैच करेंगे, टी की भी और पी की भी, दोनों सेम है। देन शिफ्ट करेंगे एक राइट पे, इसको भी एक राइट पे, ये भी है, ये भी है, मैच हो जाएंगी। तो हमारी जो मैचिंग वाली वैल्यू मिली वो कहाँ पे मिली, एस इक्वल्स टू 2 पे, पी इज़ फाउंड इन टी एट एस इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी क्या होती है, नेव स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अभी हमें ये दे रखी है टी की वैल्यू, ये पी की है, तो अभी एस की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि यहाँ पे है, इसकी भी वैल्यू यहाँ पे है। अब हम मैच करेंगे ए से, तो क्या है, मैच हो गई, इसको भी शिफ्ट कर दो, इसको भी। अब बी पे आ गई, बी मैच हो गई, तो इसको भी शिफ्ट कर दो, इसको भी। ए पे आ गई, तो अब ये भी दोनों मैच हो गई, शिफ्ट कर दो दोनों को। अब आया, इस पे आया बी, और इसका नेक्स्ट क्या है, ए, क्या दोनों सेम है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब किस पे आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 पे, यहाँ पे आ गई। अब आ गई हमारी बी पे वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू चलेंगे बी की। तो यहाँ पे क्या होगा, अब बी पे आ गए तो बी से चेक करेंगे, बी है और यहाँ पे क्या है, ए, तो क्या मैच होगा, नहीं होगा, तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब शिफ्ट हो गई, आई की वैल्यू किस पे आ जाएगी, ए पे, नेक्स्ट वाले में। अब एस की वैल्यू 2 हो गई, तो अब किस पे आ गई, यहाँ पे। तो अब मैच चेक करेंगे, ए की वैल्यू ए से, बी की वैल्यू भी मैच हो गई। अब क्या बी और ए इक्वल है, नहीं है, तो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू चलेंगे, एस की वैल्यू क्या है, 3, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, 3 पे, तो 0 1 2 3 इस पे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम मैच करेंगे, तो ये बी पे है और ये ए पे है। तो यहाँ पे हो गई बी और ए, क्या मैच होगा, नहीं, बी और ए स्ट्रिंग मैच नहीं होगा, रिजेक्ट हो गई। अब एस की वैल्यू 3 से शिफ्ट होगा, किस पे आ गई, 4 पे, तो 4 वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, बी और ए सेम है, नहीं है, तो रिजेक्ट हो गई। देन अब क्या हो गई, एस की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 वाली से स्टार्ट करेंगे मैच करनी, ये क्या है, ए है, तो ये वाली भी ए है, ये अगेन क्या है, बी है।
अब इसकी वैल्यू कहाँ पे है, बी पे, तो बी की बी से क्या हो जाएगी, कंपेयर हो करेंगे तो सेम हो जाएगी। देन ए की ए से कंपेयर करेंगे, चेक हो जाएगी। ए की ए से करेंगे, चेक हो जाएगी, यानी कि मैच हो गई स्ट्रिंग कौन से वाली, लास्ट वाली, ए बी ए ए, तो मैच हो गई। तो हमारी किस पे मैच होनी स्टार्ट हुई थी, 5 पे, एस इक्वल्स टू 5 पे। तो पैटर्न मैच किस पे हुआ था, एट एस इक्वल्स टू 5 पे। तो ये हमारी होती है फर्स्ट वाली नेव। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट होती है, सबसे इजी मेथड है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, जितनी लेंथ होगी n माइनस एम, दोनों की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +1, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन वर्स्ट केस कितना है, n इंटू एम, ऑर्डर ऑफ n इंटू एम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रॉबिन कार्प मेथड। ये किसने डेवलप किया था, इट इज़ डेवलप बाय माइकल और रॉबिन एंड रिचार्ड के एम कार्प। तो ये किसने किया था, रॉबिन इससे नाम लिया गया और कार्प सेकंड वाले से नाम लिया गया। ठीक है, तो क्या मिला, रॉबिन कार्प मेथड। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न इट चेक से हैश वैल्यू। जैसे हम फर्स्ट वाले में क्या चेक कर रहे थे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कर रहे थे, लेकिन रॉबिन कार्प क्या करता है, हैश वैल्यू जनरेट करेगा और हैश वैल्यू को चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग करेगा, ना कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हो गई, ये फास्टर देन हो गया नेव अप्रोच से, और ये वेरी इफिशिएंट है किसके लिए, अगर हमारे पास मल्टीपल पैटर्न है तो हम उसके लिए किसको अप्लाई कर सकते हैं, रॉबिन कार्प मेथड को। देन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो गई कि ये इसको क्या चाहिए, गुड हैश फंक्शन चाहिए। अगर इसका हैश फंक्शन गुड नहीं है तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। और जो इसका वर्स्ट केस होता है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो नेव एल्गो की तरह ही बैड होती है। क्यों, अगर उसके पास क्या हो जाए, अगर उसके पास मल्टीपल हैश कोलिजन अगर हो जाते हैं तो वो सेम वर्स्ट केस ऐसे ही देगा जैसे कि नेव वाइज। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। तो अब एल्गो समझने से पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले दो वैल्यू समझते हैं, एल्गो हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं ये। देखो, हम हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हैश वैल्यू अगर नहीं मैच होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजेक्ट होगी ही होगी वो। लेकिन अगर मैच हो जाते तो हमारे पास दो बनते हैं, एक वैलिड हिट बनता है, एक स्पूरियस हिट बनता है। वैलिड हिट क्या कहता है, अगर सारे कैरेक्टर्स पी और टी के मैच, पहले तो हैश मैच होगा, अगर हैश मैच हो जाता है तो हम चेक करेंगे उसके कैरेक्टर्स को और उसके टेक्स्ट को। अगर पी और टी दोनों मैच हो जाते हैं तो वो वैलिड हिट होगा, वैलिड हिट। लेकिन अगर मैच नहीं होते हैं पी और टी के कैरेक्टर तो वो क्या होगा, स्पूरियस हिट होगा। ठीक है, हैश फंक्शन देखेंगे, हैश मैच हो जाता है तो वैलिड हिट और स्पूरियस हिट चेक करेंगे। तो उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हमें नॉलेज होगी कि कैसे करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल कैसे करना है। हमें क्यू की वैल्यू दे रखी होगी, क्यू इक्वल्स टू 11, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 11। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने वैलिड और कितने स्पूरियस हिट होंगे और हमें किस मेथड का यूज़ करेंगे इसमें। अभी जो हमें सेकंड वाला मेथड नेव से तो हमारी फर्स्ट वाली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है, लेकिन हैश फंक्शन कौन सा यूज़ करता है, रॉबिन कार्प, तो हमें इस मेथड का यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है 11, टी भी दे रखा है और पी की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पी मोड क्यू कैलकुलेट करेंगे, हम इस हैश फंक्शन कैलकुलेट करेंगे हैश वैल्यू। तो हैश वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी मोड क्यू से। तो पी कितनी है 26, मोड क्यू कितना है 11, 26 मोड 11 तो कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाय 11, कितना रिमाइंडर बचेगा 4। तो 4 आ गई हैश वैल्यू। अब हमें ये हैश वैल्यू कंपेयर करनी है 1 बाय 1। ठीक है, तो हम टेक्स्ट लेंगे। अब टेक्स्ट कितना दे रखा है, ये 3141। तो हम फर्स्ट टू वैल्यूज़ लेंगे, क्योंकि पी की वैल्यू भी 26 है और क्यू की भी 11 है। तो हम सिर्फ टू वैल्यूज़ को ही कंपेयर करेंगे, तो 31 लेंगे हम, 3 और 1। तो 31 मोड 11 इक्वल्स टू 9, कितना हो जाएगा, कितना आएगा, ये 9 आएगा। तो हैश मैच हुआ, 4 से 9 मैच हुआ, नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, हैश नॉट मैच। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाओ। अब हम 3 को क्रॉस कर देंगे, 1 और 4 को चेक करेंगे, सिर्फ एक को स्किप करना है, 3 को, 1 और 4 को करेंगे। तो 14 मोड 11, तो 14 मोड 11 कितना बच होगा 3। अब क्या हैश मैच हुआ, 3 और 4 से जो हमारा मेन हैश आया है, नहीं आया, हैश नॉट मैच। तो आगे बढ़ना है फिर अब 1 स्किप होगा सिर्फ, फिर 41 का कैलकुलेट करेंगे, 41 मोड 11 लेना है हमेशा मोड में, क्योंकि मोड क्या है, क्यू से मोड करते हैं हम।
ठीक है। तो mod 11 इक्वल्स टू 8, तो हैश मैच हुआ नहीं हुआ, तो हम स्किप कर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे अब हम क्या 41, तो 4 स्किप कर देंगे। अब क्या 1 और 5, 15 का मोड लेंगे, 15 मोड 11 कितना हुआ 4, तो अब क्या हुआ मैच हो गया 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी हैश वैल्यू भी 4 थी, ये भी 4 है, हमारा मैच हो गया। लेकिन मैच होने के बाद हमारे दो केस बनेंगे, एक स्पूरियस हिट का और एक वैलिड हिट का। तो वो क्या कहता है, वैलिड हिट जब होगा अगर वैल्यू भी सेम है। तो वैल्यू क्या है हमारी 15, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी थी, कितनी वैल्यू थी हमारी 26। तो ये क्या मैच हुआ 15 से 26, जो पी की वैल्यू थी वो 26 है। तो क्या मैच होगा 15 और 26, नहीं। अगर मैच नहीं होती हैं तो क्या होगा स्पूरियस हिट। नेक्स्ट आता है, फिर हम क्या करेंगे इस वन को, इसकी 59 मोड 11, इसकी भी क्या वैल्यू आई 4। अगेन चेक करेंगे क्या 59 26 के इक्वल है, इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे, नहीं। तो वो क्या होगा अगेन स्पूरियस हिट। देन अब 5 को स्किप करके किससे स्टार्ट करेंगे 92 मोड 11 कितना होगा 4। तो अब भी क्या आ जाएगा स्पूरियस हिट, क्योंकि 92 26 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम 9 को स्किप करेंगे, अब आ गए 26 पे। 26 मोड 11 कितना आया 4। तो चेक करेंगे क्या 26 और इसमें भी 26 है पी की वैल्यू, क्या दोनों सेम है 26 सेम है, तो वो क्या हो गया वैलिड हिट। ठीक है, तो ये होता है इसका। तो हमारा जो पैटर्न फाउंड हुआ हमें वो कौन से प्लेस पे हुआ, शिफ्ट 6 पे। देखो इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो किस पोजीशन पे मिला हमें 6 पे, तो यहाँ पे हमारा 6। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितने स्पूरियस और कितने वैलिड हैं, तो वो हम काउंट करेंगे। तो हमने शॉर्ट में कैसे करा, अभी मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, लेकिन अगर शॉर्ट में समझना है तो हम कैसे समझेंगे। देखो ये टेक्स्ट था हमारा, हमें क्या दे रखी है पी की वैल्यू 26 दे रखी है और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 11। तो हम पहले इसके थ्रू अपना हैश फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारा आया था 4, हमारा 4 आया था वो। अब हम क्या चेक करेंगे 31 का मोड लेंगे किसके साथ 11 के साथ। तो 31 का मोड 11 के साथ कितना आया 9, तो आगे बढ़ जाओ। फिर 1 और 14 का मोड लेंगे 11 के साथ, कितना आया 3, आगे बढ़ जाओ क्योंकि मैच ही नहीं है 4 के साथ। 41 का मोड लो 11 के साथ, कितना आएगा 8, मैच नहीं है, आगे बढ़ जाओ। 59 का मोड लेंगे कितना आएगा 4, 4 मैच हो रहा है, लेकिन क्या पी की वैल्यू से मैच हो रहा है जो कि हमारी 26 है, ये कितनी है 59, तो ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ जाएंगे। तो जहाँ पे भी हमें क्या मिले, जहाँ पे हमारे 4 आंसर तो आ रहे हैं जितने हमारे आने चाहिए, लेकिन ये वाली वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो वो हमारी कितनी हो क्या हो गई स्पूरियस हिट। और जहाँ पे हमारी वैल्यू मैच हो जाएगी वो क्या होता है वैलिड हिट। तो कितने स्पूरियस हिट आए 3, तो स्पूरियस हिट आए और 1 क्या आया वैलिड हिट आया। तो ये होती है हमारी सेकंड वाली। अब हम इसकी एल्गो देखते हैं, एल्गो क्या कहती है। अभी हमने क्या स्टेप किया था फर्स्ट पे, कैलकुलेट द हैश वैल्यू ऑफ द पैटर्न, पैटर्न की हैश वैल्यू कैलकुलेट की थी। फिर हमने स्टार्ट किया था आइट्रेशन स्टार्टिंग से, और वो कैसे किया था हैश वैल्यू सभी के लिए चेक कर रहे थे हम। जैसे इसकी हैश वैल्यू निकाली 31 की मोड 11, तो हम सभी के लिए क्या कर रहे हैं हैश वैल्यू सब स्ट्रिंग की कैलकुलेट करने हैं। अगर हैश वैल्यू क्या हो जाती है पैटर्न के और उसकी हैश वैल्यू सेम हो जाती है, तो हमें क्या चेक करना है उसका सब स्ट्रिंग चेक करना है। अगर सब स्ट्रिंग भी सेम है तो वो हमारा क्या है वैलिड है, वैलिड आंसर है। लेकिन अगर चेक नहीं होता है तो हमें क्या करना है, वैलिड नहीं आता है तो हमें नेक्स्ट सब स्ट्रिंग से मैच करना है। ठीक है, और ये स्टेप्स रिपीट करते जाने हैं। ये हमारी क्या होती है रॉबिन कार्ड। और अभी हमने क्या देखा था, अगर हैश मैच हो जाता है तो चेक करेंगे उसके कैरेक्टर और पी और टी मैच हैं, अगर मैच हैं तो वैलिड हिट, अगर नहीं है तो स्पूरियस हिट। तो ये हमारा होगा रॉबिन। लेकिन थर्ड आता है नूट मॉडिस प्राट एल्गोरिथम। इसलिए क्या करता है, ये वर्क करता है प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स के ऊपर। ठीक है, ये जो जैसे हमारे अननेसेसरी कंपैरिजंस हो रहे हैं इसमें क्या है, हमें 31 किया फिर हमें 14 अगेन करना पड़ रहा है, तो 1 ये एक एक्स्ट्रा हो गया ना। 31 तो हम ले रहे हैं, फिर 1 अगेन 14 के साथ ले रहे हैं, फिर 41 अगेन ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है इसमें अननेसेसरी कंपैरिजंस हो रहे हैं। तो ये उनको क्या करता है रिमूव करता है बाय प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, इट यूजेज अ पार्शियल मैच टेबल और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स दैट सेम एज। तो ये किसका यूज़ करता है पाई टेबल, पाई यानी कि पार्शियल मैच टेबल का यूज़ करता है, जो कि डिसाइड करना है कि मैच हुआ है पैटर्न या नहीं हुआ है।
तो पहले देखते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे करते हैं, फिर देखते हैं पाई टेबल कैसे वर्क करती है। तो पैटर्न है हमारा क्या है, ABCD। प्रीफिक्स क्या है हमारा ए, देखो प्रीफिक्स से निकालेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए पहले ए आया, फिर ए बी, देन इसके साथ ये वाला भी लिया ABC, फिर टोटल लिया डी के साथ ABCD, फिर ABCDA, देन ABCDABC, ठीक है। तो हमने ऐसे क्या किया, हमें क्या मैच करना है कि ABC कहाँ पे आया, तो ABC हमें मिल गया थर्ड वाले इंडेक्स पे, तो ये क्या हो गया थर्ड पे। देन सफिक्स से यानी कि पीछे से स्टार्ट करना है हमें, पहले हमने C से स्टार्ट किया, देन C से पहले क्या है BC, फिर पीछे से BCA यानी कि ABC, देन DABC ऐसे स्टार्ट करना है। तो अब अगेन हमें किस पे मिल गया, थर्ड इंडेक्स पे ABC मिल गया। तो ये हमारा होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। लेकिन अब हम कैसे करते हैं, हमें पाई टेबल कैलकुलेट करनी है। तो पाई टेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो देखना है। इसमें पाई टेबल जो होती है इस वाले मेथड में, तो वो पाई टेबल कैसे बनाते हैं वो देखना है। तो हमारी स्ट्रिंग क्या है, ABCD ABE ABF, वो लिखेंगे हम। उसके ऊपर हम नंबरिंग करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लिखी हमने। अब जो जो हमारे फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है उस पर 0 0 करते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम आया है 0, बी भी हमारा फर्स्ट टाइम आया है 0, देन C की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 0, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है। D भी हमारा फर्स्ट टाइम अकर हुआ है 0। नेक्स्ट आया A हमारा फर्स्ट टाइम नहीं आया है, पहले भी आ चुका है, तो हमें देखना है वो कहाँ पे आया है। तो वो पहले आ चुका है तो उसका इंडेक्स क्या है, ऑलरेडी 1 है, तो क्या लिख देंगे 1। देन B चेक करेंगे, B भी सेकेंड टाइम आया है, पहले आ चुका है, तो इसका इंडेक्स चेक करेंगे क्या है 2, तो 2 लिख देंगे इसके नीचे पाई टेबल में। E फर्स्ट टाइम आया है तो 0 लिखेंगे। A कितने टाइम आया है, पहले भी आ चुका है, लेकिन सबसे पहले कौन से इंडेक्स पे आया था, 1 इंडेक्स पे, तो 1 लिखेंगे। देन B भी पहले आ चुका है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे आया था 2 पे, तो 2 लिखेंगे। ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे B, ठीक है। देन कि कभी 6 लिख दें, 6 नहीं लिखना है, जो सबसे स्टार्टिंग में आया है वो वाली वैल्यू लिखनी है। F फर्स्ट टाइम आया है तो 0 लिख देंगे। ये हमारी होती है पाई टेबल। पाई टेबल हम ऐसे बनाते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, P की वैल्यू दे रखी है, ABCDE, ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 नंबरिंग करेंगे, इंडेक्सिंग 1 2 3 4 सब पे नंबरिंग कर ली। अब पाई वैल्यू निकालने, तो A हमारा फर्स्ट टाइम आया है 0, B भी हमारा फर्स्ट टाइम आया है 0, C भी 0, D E ये फर्स्ट टाइम आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन A पहले आ चुका है, कौन से इंडेक्स पे आया था 1 पे, तो A की पाई वैल्यू हो गई 1। देन B भी पहले आ चुका है, कौन से इंडेक्स पे आया था 2 पे, तो 2। F फर्स्ट टाइम आया है तो 0, A भी पहले आ चुका है, कौन से इंडेक्स पे था 1 पे, तो 1। B भी पहले आ चुका है, कौन से इंडेक्स पे आया था 2 पे, तो 2। देन C। तो अब इसमें से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी है। देखो यहाँ पे 0 0 है तो हो नहीं सकते, 1 2 हो सकता है, लेकिन अगेन क्या आया 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी हो गई, ABC वाली लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हो गई। तो ये हम बता पा रहे हैं ABC ये लॉन्गेस्ट चल रही है। अगर यहाँ पे 4 आता है और D और होता तो 1 2 3 4 यानी कि ABCD ये लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी है, ABC। देखो ABC यहाँ पे भी है और ABC यहाँ पे भी है, तो ये क्या बताता है, मैच करता है स्ट्रिंग को, कि पहले लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो मैच हुई है वो कौन सी है। तो इसमें कौन सी है, ABC। जैसे हम इसमें देखें तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, यहाँ पे भी 1 2 आया हुआ है, यहाँ पे भी 1 2, तो लॉन्गेस्ट तो दोनों ही हो गई, यानी कि A और B। तो देखो A और B ही ऐसे हैं जो एक साथ आए हुए हैं, A और B यहाँ पे हो गया, देन A और B यहाँ पे होगा। ऐसा कोई और स्ट्रिंग नहीं है जो और रिपीट हुआ हो। अगर यहाँ पे C और होता तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती, ABC और ABC। तो वो हम कैसे बता रहे हैं, पाई टेबल की हेल्प से लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं पाई टेबल, ठीक है। जब हम पाई टेबल को क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, I और J। I की वैल्यू को 1 पे स्टोर करा देंगे, J की वैल्यू को 0 पे। I की 1 पे, J की 0 पे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि I की वैल्यू 1 पे और J की वैल्यू 0 पे। फिर हम चेक करेंगे जो भी I इंडेक्स पे होगा और J + 1 इंडेक्स पे होगा, अगर वो वैल्यू मैच हो जाती हैं तो हम I और J को दोनों को राइट मूव करा देंगे। नहीं तो हमें जहाँ जो उसकी पाई वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे उसको वापस से J को रिटर्न कराना होगा, ठीक है। जैसे और 50 स्टेप क्या कहता है, अगर J की वैल्यू 0 है
तो हमें उसको मूव नहीं कराना है फर्दर बैकवर्ड, हमें आई को मूव कराना है और इस स्टेप को रिपीट करते जाना है जब तक हमें लॉन्गेस्ट पैटर्न नहीं मिल जाता तब तक। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी ए बी ए, तो ये हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है, स्ट्रिंग। और पी क्या वैल्यू गिवन है, ए बी डी। तो अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो हमें ये मैच कराना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें पाई टेबल बनानी है और पाई टेबल के बाद क्या करना है, 2 वेरिएबल लेने हैं, आई और जे। आई को 1 रखना है और जे को 0, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है उसमें आई तो हो गया ये, ठीक है, और जे क्या हो गया यहाँ पे स्टार्टिंग वाला इंडेक्स, जे में कोई वैल्यू नहीं है अभी, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पाई टेबल हमने बना ली ए बी डी की, तो यहाँ क्या हो गया, ए फर्स्ट टाइम आया है 0, बी भी फर्स्ट टाइम आया है 0, ए पहले आ चुका है 1, बी भी पहले आ चुका है 2 और इंडेक्स 2 पे आया था डी 0, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे आई की वैल्यू को और जे प्लस 1 की वैल्यू को। आई की वैल्यू क्या है, ए, ठीक है, आई की वैल्यू तो ए हो गई। जे प्लस 1 की वैल्यू, जे यहाँ है, जे प्लस 1, जे की वैल्यू 0 है अभी और उसमें +1, तो यानी कि ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू चेक करनी है, ये और ये वैल्यू। तो हम चेक करेंगे, ए की वैल्यू, इस आई की वैल्यू ए है, जे की वैल्यू भी ए है, तो अगर दोनों ए हो जाती हैं तो मैच हो गया स्ट्रिंग, यानी कि आई की वैल्यू 0 रखनी है और जे की वैल्यू 0, लेकिन चेक क्या करनी है, आई की वैल्यू और जे प्लस 1 की वैल्यू, जे प्लस 1 की वैल्यू अगर दोनों मैच हो जाती हैं तो राइट शिफ्ट करना है। तो मैच हो गई ए और ए, तो इसको भी राइट शिफ्ट कर दो, इसको भी राइट शिफ्ट कर दो। अब जे की वैल्यू 1 थी तो ये कितनी हो गई, जे की वैल्यू इस वाले को इसमें। अब हमारी आई की वैल्यू तो 2 हो गई जब हमने शिफ्ट की, और जे की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। अब हम चेक करेंगे, आई की वैल्यू बी है, आई इक्वल्स टू बी है, और जे प्लस 1, जे प्लस 1 कहाँ है, ये, और जे प्लस 1 की वैल्यू भी क्या है, बी। दोनों मैच हो गई, देन अगेन राइट मूव कर दो, मूव कर दिया राइट। तो अब आई की वैल्यू तो 3 पे हो गई 2 से, लेकिन जे की वैल्यू 1 से कितनी होगी, 2, जे की वैल्यू हो गई यहाँ। तो आई की वैल्यू कितनी है, ए, और जे प्लस 1 की वैल्यू चेक करनी है, ये वाली वैल्यू, वो कितनी है, ए। दोनों ए हैं, मैच हो गई, दोनों को मूव कर दो। अब आई की वैल्यू 4 होगी और जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4 और जे की वैल्यू 3, दोनों को स्टोर करा दो। ये हो गई आई की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 3। अब आई की वैल्यू क्या है, बी हो गई, और जे प्लस 1 यानी कि ये वाली वैल्यू, तो ये भी कितनी है, बी, तो मैच हो गई, मूव कर दो अगेन राइट। अब हमने क्या किया, आई की वैल्यू 4 से कितनी हो गई, 5, जे की वैल्यू 3 से कितनी हो गई, 4, मूव कर दी हमने। अब नेक्स्ट क्या होगा, आई की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि 1 2 0 1 2 3 4 5, आई की वैल्यू क्या हो गई, सी, ये वाली वैल्यू 5 पे। तो आई की वैल्यू सी है, लेकिन जे की वैल्यू +1 कर दो, यानी कि 4 पे थी तो +1 कहाँ आएगी, 5 पे। जे की वैल्यू, जे प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, डी। क्या सी और डी मैच है, नहीं है, तो क्या हो गई, मिसमैच। अब हम क्या करेंगे, आई को मूव नहीं करेंगे, आई वहीं पे ही रहेगा 5 पे। मूव किसे करेंगे, जे को कहाँ मूव करना है, जे की वैल्यू चेक करनी है। जे की वैल्यू 4 पे थे, जे की वैल्यू, जे प्लस 1 की नहीं, जे की वैल्यू, वो कितना है उसका, पाई की वैल्यू 2। यहाँ पे सिर्फ पाई का रोल होगा शिफ्ट मूव कराने में। पाई की वैल्यू कितनी है, 2, तो वापस से हमें 2 पे जाना है, 2 इंडेक्स पे, तो 2 पे क्या है, बी। अब हमारी जे की वैल्यू वापस से किस पे आ गई, 2 पे। अब आई की वैल्यू तो 5 पे ही रहेगी, 5 पे रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू किस पे आ गई, 2 पे। अब अगेन स्टेप स्टार्ट कर दो मैच कराने। अब आई की वैल्यू कहाँ पे है, सी पे, यानी कि सी। जे प्लस 1 की वैल्यू कहाँ पे है, जे प्लस 1 की वैल्यू है ए पे, मिसमैच हो गई। अगेन चेक करो, इसकी पाई वैल्यू क्या है, 0, तो जे की वैल्यू अगेन किस पे आ गई, 0 पे। आई की वैल्यू कहाँ है, अभी भी 5 पे है, जे की वैल्यू कहाँ आ गई, 0 पे। अब जे पीछे नहीं जा सकता और 0 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई को मूव कराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आई की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, 6 पे। आई की वैल्यू 6 पे आ गई यहाँ पे, जे की वैल्यू यहीं है। अब अगेन कंपेयर कराएंगे 1 से ए को, ठीक है, यानी कि जे प्लस 1 को, जैसे हम अभी तक स्टेप कराते आए हैं। ए को इससे मूव स्टार्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए मैच हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू शिफ्ट करेंगे, इसकी वैल्यू, जे की वैल्यू इस पे आ जाएगी, आई 1 पे, और
आई की वैल्यू 7 पे आ जाएगी। देन अगेन कंपैरिजन कराएंगे तो जो हमने स्टेप्स करे हैं ये स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे। जब हमें स्टेप्स रिपीट कर लेंगे तो हमें लॉन्गेस्ट पैटर्न मिल जाएगा। हमें क्या पैटर्न मिलेगा, ए बी डी। देखो यहाँ पे हमें खुद पता चल रहा है कि लॉन्गेस्ट पैटर्न कौन सा है, ए बी डी। ये कहाँ पे मिल रहा है, ए बी डी 11 12 13 14 15। तो हम लिख देंगे लॉन्गेस्ट पैटर्न कौन सा है, ए बी डी 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हमारी हो गई थर्ड वाली। नेक्स्ट आती है थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस। जो अभी मैंने तीनों कराए हैं उन तीनों में से स्ट्रिंग मैचिंग के लिए एक क्वेश्चन आता है, वो करना है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है एनपी कंप्लीटनेस से। ठीक है, तो अब एनपी कंप्लीटनेस, इसमें दो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, दो ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कौन सा ग्रुप, हमारा पी ग्रुप, और एक होता है NP2 वाला ग्रुप। दो ग्रुप्स होंगे जिसमें हमारी प्रॉब्लम क्लासिफाइड होंगी। फर्स्ट ग्रुप्स में वो प्रॉब्लम होगी जो सिर्फ पॉलिनोमियल टाइम लेती हो। कौन सा टाइम, पॉलिनोमियल टाइम, जैसे x की पावर 2 हो गया, x की पावर 3, ये सब टाइम लेती हो। वह होती हैं कौन सी, फर्स्ट ग्रुप होता है वो। जैसे उसका क्या एग्जांपल होगा, सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए हमें पॉलिनोमियल टाइम ही लगता है। देन सेकंड ग्रुप वो प्रॉब्लम होती हैं जो नॉट डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि एक्सपोनेंशियल टाइम लेती हो, ई की पावर एक्स ऐसा, या 2 की पावर एक्स, ऐसा कुछ टाइम लेती हो। वो कौन सी होती हैं, सेकंड ग्रुप की होती हैं। तो थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस में कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं। जो एक होता है जो पॉलिनोमियल टाइम लेता है, दूसरा होता है जो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है। पॉलिनोमियल टाइम सर्चिंग और शॉर्टिंग लेती हैं, एक्सपोनेंशियल टाइम नैपसैक प्रॉब्लम और टीएसपी कलरिंग लेती हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारे अब कि हमारा जो है पी के, इसके अंदर दो प्रॉब्लम पढ़ी हमने, पी प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइम लेती हो और पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती हो। एनपी प्रॉब्लम वो होती हैं, एनपी यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, पी यानी कि पॉलिनोमियल टाइम। तो इसमें क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ डिसीजंस प्रॉब्लम होती है जिनको नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन टाइम लगता है, पॉलिनोमियल टाइम लगता है डिसीजन लेने में या प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अभी हमने क्या पढ़ा था, पी पॉलिनोमियल और एनपी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। जितनी, ये नोट करके लिखना है, जितनी भी पी क्लास होती हैं वो एनपी क्लास हो सकती हैं। ठीक है, वो एनपी क्लास होती हैं, लेकिन जितनी भी एनपी क्लास होती हैं, यानी कि जितनी भी पी क्लास होंगी वो एनपी होंगी, लेकिन एनपी पी नहीं होंगी, ये ट्रू नहीं होगा। तो ये क्या होती है, पी और एनपी। नेक्स्ट हमारे इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं एनपी में। एनपी क्लास इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज होती हैं कौन कौन सी, एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड। 2 क्लास होती हैं, एक होगी एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड। तो एनपी कंप्लीट क्या होती हैं, ये वो प्रॉब्लम होती हैं जब क्या, जो 2 कंडीशंस होंगी अगर उनको सेटिस्फाई करनी है तो वो एनपी कंप्लीट होगी। ठीक है, कौन कौन सी 2 कंडीशन, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एस क्या है हमारी प्रॉब्लम, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो क्या हैं, वो किसी भी एनपी क्लास से बिलोंग करती हैं, जो हमारी सेकंड वाली है एनपी प्रॉब्लम से बिलोंग करती हैं। अगर हमारी एनपी प्रॉब्लम से बिलोंग करती है तो फर्स्ट कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, फॉर एवरी अदर प्रॉब्लम एस आई डेट बिलोंग्स टू एनपी फॉर सम आई। अगर यहाँ पे S1 कोई और उसका सब प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो भी किससे बिलोंग कर रही है, एनपी से। कोई S2 प्रॉब्लम है वो भी एनपी से बिलोंग कर रही है, कोई और अदर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनकी कुछ वैल्यूज़ अगर वो भी एनपी से बिलोंग कर रही हैं, तो ये अगर ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो एनपी कंप्लीट होती है। एनपी हार्ड क्या होती है, ये एनपी हार्ड वो प्रॉब्लम होती हैं जो सिर्फ सेकंड कंडीशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें, फर्स्ट को ना भी करें तो भी चलेगा, यानी कि फर्स्ट को करना नेसेसरी नहीं है, अगर सिर्फ सेकंड को कर रही हैं तो भी वो चलेंगी। तो वो होती हैं एनपी हार्ड। लेकिन एनपी कंप्लीट को दोनों सेटिस्फाई करनी है, एनपी हार्ड को एक सेटिस्फाई करनी है। देखो सबसे पहले पी होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, जितनी भी पी क्लास होती हैं वो एनपी क्लास हो सकती हैं। तो पी क्लास और उसके ऊपर क्या आ गया, एनपी, यानी कि पी एनपी हो सकती हैं। देन आता है एनपी हार्ड। एनपी हार्ड को सिर्फ कुछ ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, सेकंड वाली को, तो कुछ ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी एनपी हार्ड ये वाली, और जो वो कंडीशंस होंगी जो वो सेटिस्फाई कर रही है उनको हम बोलते हैं एनपी कंप्लीट। ठीक है, पी क्लास एनपी हो सकती है,
जितनी भी होती हैं। अब NP हार्ड सिर्फ कुछ पार्ट होता है NP का, P का नहीं होगा, सिर्फ NP का, और जो वो कुछ पार्ट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, NP कंप्लीट। ये होती है हमारी। देन आती है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम, कि अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या होती है। An approximation algorithm is a technique used to find near optimal solutions for problems where finding the exact optimal answer is very slow or impossible. Approximation algorithm वो टेक्निक होती है जहाँ पे हमें क्या है, हमें उसका नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है। एग्जैक्ट ऑप्टिमल आंसर जो निकालना है वो तो इम्पॉसिबल है, यानी कि या फिर स्लो प्रोसेस ले रहा है या इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका सिर्फ एग्जैक्ट ऑप्टिमल आंसर कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ उसका क्या नहीं करें, मतलब नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि। तो वो होती है अप्रोक्सीमेशन, यानी कि नियर सॉल्यूशन फाइंड करना रेदर देन एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। मैनी प्रॉब्लम्स लाइक ट्रेवलिंग सेल्समैन, वर्टेक्स कवर एंड नैपसैक आर टू स्लो टू सॉल्व एग्जैक्टली। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे ट्रेवलिंग सेल्समैन्स हो गई, वर्टेक्स कवर हो गई या नैपसैक हो गई, ये क्या होती हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होता है इनको एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए। तो हम किसका यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम का। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम गिव्स ए क्विक सॉल्यूशन, इनके लिए एक सॉल्यूशन दे देगा जो कि इनके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के बिल्कुल क्लोज होगा। ये नहीं है कि वो परफेक्ट होगा, नॉट नेसेसरीली परफेक्ट, लेकिन क्या होगा, वो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, परफेक्ट नहीं होगा। दे रन इन पॉलिनोमियल टाइम, ये भी किस में करती हैं, अप्रोक्सीमेशन भी पॉलिनोमियल टाइम लेती हैं, एक्सपोनेंशियल टाइम नहीं लेती हैं, इसीलिए ये क्या होती हैं, इफ़िशियंट होती हैं। अगर लार्ज इनपुट्स भी हैं तब भी ये क्या होंगी, मोर देन इफ़िशियंट्स होंगी। दे गारंटी हाउ क्लोज द रिजल्ट विल बी टू द ऑप्टिमल आंसर, ये इस चीज़ की श्योरिटी देती है, इस चीज़ की गारंटी देती है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ऑप्टिमल आंसर के बिल्कुल क्लोज है, यानी कि उस एग्जैक्ट आंसर के क्लोज आंसर है। और इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा अप्रोक्सीमेशन किसी भी वर्टेक्स कॉन्वेक्स को फाइंड करने के लिए हो गया, या फिर TSP के लिए हो गया, या नैपसैक प्रॉब्लम भी इसका एक एग्जांपल है। देन आता है रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम, कि रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम क्या होती है। रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होती हैं जो रैंडम नंबर्स सेलेक्ट करती हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और उनको क्या करती हैं, उन्हीं से अपना डिसीजन कैलकुलेट करती हैं, यानी कि जब वो एग्जीक्यूट हो रही हैं उस टाइम पे वो एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगी, और उन रैंडम नंबर सेलेक्ट करने के बाद ही वो अपना डिसीजंस बता देंगे कि हमारा क्या डिसीजंस है, या फिर अपना डिसीजंस मेक थ्रू कर लेंगी, वो होती है रैंडमाइज्ड। द आउटपुट में भी करेक्ट, आउटपुट सही हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी कि आउटपुट सही हो सकता है, लेकिन हमेशा सही 100% सही नहीं होगा। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सही हो जाए, लेकिन नॉट ऑलवेज 100%। It is an algorithm in data structure and algorithm that use randomness in their computation to achieve the derived outcome. ये वो एल्गोरिथम होती है जो रैंडमनेस को यूज़ करती है कंप्यूटेशन में, ताकि वो किसी आउटकम पे आ सके, इसलिए वो किसका यूज़ करती है, रैंडमाइज, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, क्विक शॉर्ट रैंडमाइज, ये इसका एग्जांपल है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी सिंपलर डिज़ाइन, ये हेल्प करती है कि जो इफ़िशियंसी है उसको इम्प्रूव कर सके, और जो इसका डिज़ाइन है उसको सिंपलर डिज़ाइन प्रोवाइड करा सके। तो ये हमारी होती है रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। अप्रोक्सीमेशन क्या कर रही है, अप्रोक्सीमेशन अपनी तरह से रैंडमाइज्ड कुछ भी नहीं ले रही है, वो ले रही मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर दे रही है, लेकिन अपनी तरफ से रैंडम इनपुट नहीं ले रही है। लेकिन रैंडम एल्गोरिथम एक इनपुट ले रही है जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आंसर है वो करेक्ट देगा, लेकिन 100% करेक्ट नहीं देगा। जबकि अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या कहती है कि ये इफ़िशियंट है, ये क्विक सॉल्यूशन देगी, लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं देगी, ठीक है। ये होती है हमारी रैंडमाइज्ड और अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। तो यहीं पे हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।